इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र हैं, घोषणा पत्र के विभिन्न प्रावधानों के खतरनाक इरादों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जनता जनार्दन का ध्यान, और खासतौर पर इन मुद्दों को लेकर के एक तरफ 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। उनके 19 सूत्री 20 सूत्री कार्यक्रम बनते थे, लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। शासन स्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाभ भी देने की बात होती थी तो कमीशन खोरी की भीड़ चढ़ जाती थी। योजना का लाभ चेहरा देख करके देने की जो प्रवृत्ति कांग्रेस ने उस समय प्रदान की थी, कमोवेश वही स्थिति हम लोगों को यूपीए सरकार के सामने और विभत्स रूप में देखने को मिला। आज का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, उस घोषणा पत्र को देख करके हम कह सकते हैं, एक तरफ अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके उन्हें खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाने में मदद की। और दूसरी तरफ कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था? क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी? चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों? और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया, उससे उन्हें वंचित किया। और याद करिए
2004 से 2014 के बीच के कांग्रेस के शासनकाल को, जब उन्होंने उस समय लक्षित हिंसा विधेयक लाने का कुत्सित प्रयास किया था, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए एक कुत्सित प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण वह उस विधेयक को पास नहीं कर पाए थे। भारत के प्रति इनकी मानसिकता क्या है? और इसके बाद इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया था, इसके लिए रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो पहले सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाद में कांग्रेस के सांसद बने, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की सिफारिश कांग्रेस की मंशा के अनुरूप देश के अंदर लागू करने के कुत्सित प्रयास हुए थे, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के अधिकार को जबरन कुछ वर्ग विशेष को देने के कुत्सित प्रयास इन्होंने उस समय प्रारंभ किए थे। और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों के, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण में घुसपैठ करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जबरन देने के कुत्सित प्रयास किए गए थे, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। यानी कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस की मंशा, इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को, पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे, और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता, एन के एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इसको प्रथा से मुक्त किया, उससे स्वतंत्रता दी। कांग्रेस उसका समर्थन करती है। यानी व्यक्तिगत कानून, देश के अंदर हम कहते हैं 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं कर सकते। इसके लिए 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए, सरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो 2-3 कुछ, ये जो महत्वपूर्ण, जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन के एन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवाद की चपेट में आया था, जिनके कारण, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है। और आज
इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि देश यानी जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, देश आपका है, वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद की तरफ भी, आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया, और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का मतलब आतंकवाद को सीमा पार ही निपटाने की जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी मंशा है, और जिस पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। हम लोग देश और प्रदेश के मतदाताओं से यही अपील करेंगे कि वे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की विभत्स मंशा को, कुत्सित मंशा को कतई सफल न होने दें, क्योंकि यह न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है।